हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और रिसेंटली ये खबर आई कि नासा इज इन ट्रबल। हाल ही में नासा ने अपने लूसी प्रोब को ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स कहे जाने वाले कुछ एस्ट्रॉइड्स की छानबीन के लिए भेजा था, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड्स जुपिटर के ऑर्बिट में घूमने के बावजूद भी समहाउ उसकी ग्रेविटेशनल पुल को चकमा देते हैं। बट गेस व्हाट, अचानक से सिग्नल मिलता है कि अगले 12 साल के लिए प्लान्ड उसका ये स्पेस मिशन अगले ही 12 मिनटों में फेल होने वाला है। सो आखिर ऐसा क्या था उस सिग्नल में जिसने नासा को परेशानी में डाल दिया, और क्यों नासा एक ऐसे मिशन के फेलियर से घबरा रहा था जिसके अगले 12 साल का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट नासा के मून मिशन के एक सिंगल लॉन्च से भी 4 गुना कम था। वेल फ्रेंड्स, अगर मुझसे पूछो ना तो शायद ये मिशन नासा के लिए बस एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं, बल्कि उसके लिए पर्सनली भी बहुत ही मैटर करने वाला मिशन था, जिसका रिफ्लेक्शन आप सिंपली इस मिशन के नाम में भी देख सकते हो, जो कि है लूसी। अब नासा ने ये नाम 1974 में मिले एक ऑलमोस्ट कंप्लीट फीमेल एप के फॉसिल पर रखा था, क्योंकि उसका नाम भी लूसी ही था। इस फॉसिल की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसे सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि आखिर लूसी नाम क्यों रखा गया। सो ध्यान से सुनना। सो दिन था 24 नवंबर 1974 और इथियोपिया के गर्म रेगिस्तान में पूरी दोपहर भटकने के बाद वहां मौजूद आर्कियोलॉजिस्ट निराशा के साथ वापस अपने कैंप्स में लौटने वाले थे। पर तभी अचानक से दूर खड़ी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते वक्त उनमें से एक की नजर जमीन से बाहर निकली एक हड्डी पर पड़ती है और पता चलता है कि दुनिया का वो पहला ऐसा फॉसिल है जो ये प्रूव कर सकता था कि हमारे एंसेस्टर्स स्टोन एज से भी पहले से बिल्कुल सीधे खड़े होकर चल सकते थे। और बस फिर क्या था, जैसे ही लोग अपने कैंप्स लौटे उस वक्त उन्होंने खुशी के मारे रात भर शराब पी, चकने की पार्टी की और साथ में बीटल्स का लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स ये गाना गुनगुनाते हुए सो गए। और वो जब सुबह उठे तो सब शराब के नशे में इतने धुत थे एक रात पहले कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि उस फॉसिल का नाम ऑलरेडी लूसी पड़ गया है और किसने एग्जैक्टली उसका नाम लूसी रख दिया। यानी कि इन शॉर्ट अब लूसी रातों रात सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 वजहों से फेमस होने वाली थी, एक सीरियस तो दूसरी फनी। और इस फेम का ऑलमोस्ट 50 साल बाद फायदा उठाना चाहता था नासा। इनफैक्ट जब इतिहास का पहला ट्रोजन एस्ट्रॉइड हमें मिला था तब उसने हमारे सोलर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग को ही पूरा अपसाइड डाउन घुमा दिया था। दरअसल 26 फरवरी 1906 की यह बात है जब जर्मन एस्ट्रोनॉमर मैक्स वुल्फ स्पेस को स्टडी कर रहे थे। तब उन्होंने ये देखा कि सन के अराउंड जुपिटर की ऑर्बिट में उसके साथ साथ एक एस्टेरॉइड भी घूम रहा है। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि प्लैनेट्स का तो यही डेफिनेशन है ना कि उनके रास्ते में आने वाली हर चीज उनकी ग्रेविटी से या तो सोलर सिस्टम के बाहर फेंक दी चली जाती है या फिर अंदर ही वो सोख ली जाती है और वो ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट का ही एक पार्ट बन जाते हैं। मगर इस पर्टिकुलर केस में वो एस्टेरॉइड जुपिटर की भारी ग्रेविटी के होने के बावजूद उसके आगे चल रहा था। वुल्फ ने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पर समय बीतता गया और इससे पहले कि वो कुछ बता पाते उन्हीं के एक शिष्य ने दुनिया का ध्यान जुपिटर के ऑर्बिट में घूम रहे एक और एक ट्रोजन एस्टेरॉइड की ओर डाइवर्ट कर दिया। लेकिन इस बार एक ऐसे ट्रोजन एस्टेरॉइड की ओर जो आगे नहीं जुपिटर के बल्कि पीछे चल रहा था। साइंटिस्ट वर लिटरली बैफल्ड। आखिर में ये हो क्या रहा है? हमारा जो सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन है प्लैनेट का उसे ही चैलेंज कर दिया जा रहा है। सो इसका मतलब बेसिकली काइंड ऑफ ये हो गया कि हम जुपिटर को तो प्लैनेट बुला ही नहीं सकते, और इसीलिए इस पर कई रिसर्चर्स हुए और ये पता चला कि यस काइंड ऑफ हमारे साथ मजाक चल रहा है, क्योंकि दोनों भी एस्ट्रॉइड्स असल में जुपिटर के लैग्रांजे पॉइंट्स पर ही सिचुएटेड है, जहां पर चीजें फिर चाहे वो एक प्रोब हो या एस्ट्रॉइड ये हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग बिहेव करने लगती है। अब फ्रेंड्स वो बात अलग है कि कई बार हमारे एक्सपेक्टेशंस के गलत होने की वजह होती है लैक ऑफ नॉलेज, लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज हो तो हम कोई भी चीज को ज्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं प्रोबो ऐप के थ्रू। आपको बस अपने मोबाइल पर प्रोबो ऐप को इंस्टॉल करना है, जहां पर एक सिंपल सा सवाल का जवाब देकर आप बहुत सारे इनाम जीत सकते हो, क्योंकि यहाँ सवाल भी काफी सिंपल होते हैं, जैसे कि क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3rd ओडीआई मैच जीत पाएगा। अब मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगा और इसीलिए अब मैं यस पर क्लिक कर देता हूं और ज्यादा प्रॉफिट के लिए क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रहा हूं। यहां पर बस आपको हाँ या ना में जवाब देना है और इनाम आपका हो सकता है। डोंट बिलीव मी, वेल आज इस ऐप पर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें पैसा ऐड करना और जीते हुए पैसे को विड्रॉ करना भी बिल्कुल आसान है यूजिंग गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड एटसेट्रा। सो आपके जो कुछ भी इंटरेस्ट हो, मे बी क्रिकेट, फाइनेंस, यूट्यूब, यहां तक कि मूवीज भी, इस ऐप पर आप हर तरीके के सवाल का जवाब देके अपने नॉलेज के बेसिस पे पैसे अर्न कर सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करो प्रोबो ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
और मेरे दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करोगे तो 25 रुपीज का बोनस भी मिलेगा। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे कैसे लेग्रांजे पॉइंट्स पर चीजें अजीब बिहेव करने लगती है। तो देखो, दोनों एस्ट्रॉइड्स जुपिटर के लेग्रांजे पॉइंट्स L4 और L5 पर सिचुएटेड है, जहां पर जुपिटर और सूरज की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसल कर देती है और इन एस्ट्रॉइड्स पर यहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। यानी ये एक ऐसा परफेक्ट स्पॉट है जहां पर हमारा भेजा हुआ कोई भी प्रोब बिना जुपिटर से इन्फ्लुएंस हुए एस्ट्रॉइड्स को स्टडी कर सकता है। बट एक सेकेंड, अगर ऐसा है तो फिर पिछले 115 सालों में क्यों किसी स्पेस एजेंसी ने यहाँ पर प्रोब्स अब तक नहीं भेजे? तो यार जवाब बिल्कुल सिंपल है। अब तक इन एस्ट्रॉइड्स पर ना मिशन ना भेजने के पीछे की वजह थी वहां तक पहुंचने का कॉम्प्लेक्स पाथ। मिसाल के तौर पर अगर आप लूसी मिशन के प्लान्ड पाथ को ही देख लो तो आपको पता चलेगा कि लूसी प्रोब पहले पृथ्वी की ग्रेविटी की मदद से जुपिटर के आगे वाले ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करेगा और फिर वापस पृथ्वी की ओर लौटकर एक और ग्रेविटी असिस्ट लेकर जुपिटर के पीछे वाले ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करेगा। सो कॉम्प्लिकेटेड, राइट? ये तो बस सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा आप इस एनिमेशन में देख सकते हो वो अपने इस मिशन के दौरान कई सारे इनर बेल्ट एस्ट्रॉइड्स के एकदम करीब से गुजरने वाला है। मीनिंग एक छोटी सी गलती और गेम ओवर। वर्स्ट पार्ट, इन प्रॉब्लमैटिक इनर बेल्ट एस्ट्रॉइड्स तक पहुंचने से पहले ही उसने नासा को एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया। असल में हुआ यूं कि लॉन्च के बाद जैसे ही उसके सोलर पैनल्स खुलने वाले थे, उसमें से एक सोलर पैनल नेम्ड +Y पूरी तरीके से खुला ही नहीं, जिससे पूरा मिशन ही कॉम्प्रोमाइज हो गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन पैनल्स के मैकेनिज्म के हिसाब से इनकी पीछे लगी मोटर एक रस्सी के जरिए उन सोलर पैनल्स को खोलने वाली थी, लेकिन फिर हुआ यह कि पैनल को खोलने वाली रस्सी किसी वजह से मोटर में ही फंस गई। इनफैक्ट नासा साइंटिस्ट लेविसन का तो यह मानना था कि रस्सी में खिंचाव कम होने से वो अपने मोटर पर किसी मैग्नेटिक टेप की तरह लिपट चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। और वेल, नतीजा, इस करो या मरो वाली सिचुएशन में अब नासा के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचे थे। पहला ये कि प्रोब के साथ कोई छेड़खानी ना करते हुए प्रोब को वैसे ही हैंडीकैप्ड रखे और उड़ने दे, जिससे रिसर्च की क्वालिटी पर असर तो पड़ेगा ही, बट क्या कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन, उस प्रोब को रिपेयर करने का रिस्क उठाए जिसमें वो डेलिकेट सोलर पैनल्स टूटकर पूरे मिशन को ही फेल कर सकते थे। नाउ गेस करो नासा ने क्या चुना होगा? वेल, आप मानोगे नहीं, पर नासा ने क्वालिटी के लिए रिस्क को चुना, जिसमें बस सिर्फ एक दिक्कत थी। इस सेकेंड ऑप्शन के लिए पहले उन्हें यह जानना जरूरी था कि पैनल एग्जैक्टली कितना खुला हुआ है, और क्योंकि पैनल्स की ओर फेस करता उस प्रोब पर कोई कैमरा नहीं था, यह काम बेसिकली उन्हें आंख बंद करके करना पड़ा था। और फिर क्या था, उन्होंने एक अनोखा रास्ता अपनाया। उन्होंने लूसी के थ्रस्टर्स से पैनल्स को वाइब्रेट किया और उसके डेटा को कलेक्ट किया, और फिर इस डेटा को उन्होंने एक कंप्यूटर मॉडल में डाला, जिससे उन्हें यह पता चला कि वो +Y पैनल सिर्फ 347 डिग्रीज तक ही खुला हुआ है। यानी अगर इसे खोलना है तो मोटर को थोड़े एक्स्ट्रा टॉर्क के साथ घुमाना पड़ेगा। सो साइंटिस्टों ने एक आइडिया लगाया कि एक काम करते हैं, प्रोब के प्राइमरी और बैकअप मोटर को एक साथ चलाते हैं, जिससे मोटर में फंसी रस्सी बाहर निकल जाएगी और पैनल्स पूरी तरीके से खुल जाएंगे। एंड सो द प्लान वाज सेट, और 3, 2, 1 करके नासा ने रस्सी घुमा दिया एंड डन। नासा का प्रोब was back in action। क्योंकि इस प्रोब में नासा ने बहुत सारे हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं, जैसे कि ये 2-in-1 डिटेक्टर जो एस्ट्रॉइड्स पर मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारीक ट्रेसेस और उनमें मौजूद हर कंपाउंड की यूनिक फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करके उन एस्ट्रॉइड्स की कुंडली निकालेगा। इसीलिए इस मिशन को किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अब इस मिशन में ना बेसिकली होगा ये कि इन ट्रोजन एस्ट्रॉइड से लाइट इसके अंदर आएगी, फिर एक बीम स्प्लिटर या सिंपली एक ग्लास प्रिज्म अरेंजमेंट इस लाइट को विजिबल और इंफ्रारेड में स्प्लिट करेगा, एंड लास्टली ये स्प्लिट हुई लाइट अलग अलग सेंसर्स में जाके हमें अलग अलग कंपाउंड्स की जानकारी देगी। फॉर एग्जांपल, जब विजिबल लाइट लूसी के कलर कैम MVIC और इंफ्रारेड लाइट उसके LEISA पर गिरेगा, तब उनके कलर बैंड्स हमें 5 अलग कंपाउंड्स की जानकारी देंगे। व्हाट्स मोर, इससे भी एक लेवल ऊपर है ये LTES इंस्ट्रूमेंट, जो स्पेसिफिकली इन एस्ट्रॉइड्स के थर्मल इनर्शिया या सिंपली उन्हें ठंडा होने में लगने वाला समय मेजर करेगा और उसका एक हीट मैप बनाएगा। ऐसे हीट मैप से ये पता चलेगा कि एस्ट्रॉइड्स का सरफेस किन किन मटेरियल से बना हुआ है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा पर सभी पार्टिकल्स का थर्मल इनर्शिया हमेशा अलग अलग होता है। इसके अलावा नासा ने इसमें एक ऐसा हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगाया है जो किसी क्रिकेट ग्राउंड के एक एंड से उसके दूसरे एंड पर बैठी छोटी सी मक्खी तक का एक हाई डेफिनेशन इमेज ले सकता है। और नहीं, हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए, क्योंकि आप मानोगे नहीं, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ इसमें एक टाइम कैप्सूल भी ऐड किया गया है, जिसमें
एक टैबलेट पर हमारे डिसेंडेंट्स के लिए कुछ मैसेजेस छोड़े गए हैं। अब ऐसा क्यों किया गया? आप विश कर रहे होगे मेरी तरह कि यार काश ये हमारे लिए होता, राइट? तो देखो, नासा का प्लान यही है कि लूसी अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद उन्हीं ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स के बीच हजारों सालों तक घूमता रहेगा। यानी फ्यूचर में हम रहे या ना रहे, इस पृथ्वी पर रहने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन लूसी को देख पाएगी और उसकी मदद से अपने पास्ट के बारे में जान भी पाएगी। लेकिन एक सेकेंड, जहां पर नासा ने एक तरफ इन ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करने के लिए काफी सारी प्लानिंग के बाद एक डेडिकेटेड मिशन भेजा है, वहीं पर दूसरी तरफ उसने अपने ही एक स्पेसक्राफ्ट से एपोप्सिस नाम के एक एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय भी किया है। सो आखिर इस एस्ट्रॉइड में ऐसा क्या था कि नासा को उसे सिंपली स्टडी करने के बजाय डिस्ट्रॉय करना पड़ा? डोंट वरी, इस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है इस एस्ट्रॉइड फोडो मिशन के बारे में सब कुछ डिकोड करके। आप यहां पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। और फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। See you next time friends, till then as always stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।